नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी आय में वृद्धि हो, और ये तभी संभव है जब वो नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और विशेषज्ञों की सलाह से ही खेती किसानी के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए गांव किसान में ये तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी खेती किसानी से, उसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की, और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज गाँव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे आंवला के बारे में, जो कि अपने पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है। अपने औषधीय गुणों की वजह से इसे तरह तरह के पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इससे प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है, इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। हमारे किसान इसके बाग लगाकर लाभ कमा सकते हैं। तो अगर आप भी आंवले के बाग लगाना चाहते हैं तो कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं। आंवला वेद और विज्ञान का अनोखा संगम है। हमारे वेदों ने जहां आंवले के गुणों का जमकर बखान किया है, वहीं विज्ञान ने भी उसका लोहा माना है। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला न केवल राजा रानी के किस्से के लिए मशहूर है, बल्कि आंवले के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। देश का 80% आंवले का उत्पादन इसी जिले में होता है। हर साल 8 लाख कुंतल से ज्यादा का उत्पादन यहाँ किया जाता है। यहाँ लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि पर आंवले के बाग लगाए गए हैं। इस समय जिले के हजारों किसान आंवले से समृद्ध जीवन जी रहे हैं। इन्हीं में से एक है गोड़ेगांव आंवला नगर की गायत्री सिंह। गायत्री सिंह को विरासत में 2 एकड़ आंवले का बाग मिला, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से 8 एकड़ तक का विस्तार दिया और आंवला प्रसंस्करण में नए प्रयोग कर स्वरोजगार की नई परिभाषा गढ़ी और दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी। गायत्री सिंह की पहचान जिले में आंवला कंसल्टेंट के रूप में जानी जाती है। ये राजीव गांधी महिला विकास परियोजना जायस रायबरेली सेंटर में बतौर सलाहकार कार्यरत हैं और देश भर में आंवला के उत्पाद के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। हमारे घर के बगल में ही हमारी 2 बीघे जमीन है। तो पहले तो इसमें खेती बाड़ी होती थी। तो हमारे अगल बगल में आंवले थे, वो बिकते थे, उनको कुछ पैसे अच्छे मिल जाते थे। हमने विचार बनाया कि लाओ हम भी आंवले लगा दें। तो इसमें हम आंवले लगा दिए। 2-4 साल में फलत देना भी शुरू कर दिए। फलत देना जब ही शुरू किए, उसी समय संयोगवश हम फ्रूट प्रोसेसिंग के प्रशिक्षण में बिल्कुल जानकार हो गए। जानकार होने के बाद हम इनका प्रोडक्शन शुरू किए तो हमें उसमें लाभ मिलने लगा। तो आंवले की देख रेख से और उनकी सुरक्षा बड़े ध्यान से करने लगे कि हमें ज़्यादा फल देंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे और ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो ये 2 बीघे के आंवले पहले छोटे थे, कम फल देते थे। 10-20 कुंटल जो मिलता था उसका प्रोडक्शन करते रहे। फिर हमारे ध्यान में आया कि हमारे पास और 8 बीघे ज़मीन है, 7 बीघे, तो हम उसमें भी आंवला लगा दें तो हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। फिर हम अपने पति के सहयोग से उसमें भी लगाना शुरू कर दिए। हम दोनों लोग बड़े सुबह निकल जाते थे, बच्चे सोते रहते थे तो 4 ही बजे निकल जाते थे और घूमते टहलते वहाँ बना के अपना थाले वगैरह और शुरुआत शुरू कर दी। फिर जब वो आंवले भी तैयार हो गए, मेरा प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, अच्छी खासी बिक्री होने लगी। अब इससे तो हम प्रोडक्शन कर लेते हैं क्योंकि इसमें अब अधिक फल आने लगे हैं, और वो जो बाद में लगाएं उसमें कम फल आते थे। तो हमारे जो सहभागी लोग हैं प्रोडक्शन करने वाले, उनसे हम बातचीत किए कि कौन फ्रांसीसी आंवले क्या रेट जाएंगे क्या, तो अच्छे भाव से और हर वैरायटी अलग करके उनको दे देते हैं। जो व्यापारियों को देते हैं तो कम पैसा मिलता है। अगर हम अपनी वैरायटी और उसमें छटाई करके सहभागियों को देते हैं तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो आज हमें आंवले से पर्याप्त धन मिल रहा है, प्रोडक्शन भी मेरा हो रहा है और पर्याप्त धन मिल रहा है। समय में ही हम गेहूं चावल जितना हमको ज़रूरत होती है
उसको लेकर के अपना भंडारित कर लेते हैं और खुश भी हैं, पैसा भी है, उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो रही है और अपना हर काम हो रहा है। तो आंवला लगाने से मेरा सब कुछ अच्छा हो गया है। समय सीजन आंवले जब गिर जाते हैं तो उसकी देख रेख भी हम करते हैं। उसकी देख रेख में हम पति पत्नी दोनों आते हैं। तो हम अगर जाले निकाल रहे हैं तो मेरे पति हमको केरोसिन लगा के पकड़ा दे रहे हैं, काटन को केरोसिन लगा करके। और जब हम उसकी सफाई कर रहे हैं तो पुताई कर रहे हैं। तो इसलिए भाई सहयोग से बहुत बल मिलता है। इनके पति इंद्र बहादुर सिंह शुरू से ही इनका सभी कार्यों में अपना सहयोग देते आ रहे हैं। आंवले से बने उत्पाद को बाजार में उचित भाव से बेचना, किसान मेले में या फिर अन्य बड़े सार्वजनिक स्थलों पर इससे बने उत्पाद का स्टॉल लगाना और बैंक के लेन देन का सभी कार्य ये देखते हैं। गायत्री सिंह के साथ जुड़ने से हमें इनकी समय समय पर सारी मैं मदद करता रहता हूँ। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो ये करने में असमर्थ हैं, जैसे बाज़ार से चीनी लाना और उसे बनाने में जो केमिकल्स लगते हैं उनको लाने के लिए, वो सब मैं इनकी सहायता करूँ। बाकी कागज़ तैयार करने में, जैसे 1 किलो मुरब्बा बनाने में क्या लागत आएगी, इस चीज़ हमने इनको जानकारी दिया, इनको बना करके दिखाया। जो भी होती थे हम दोनों लोग बैठ के आपस में डिस्कस कर लेते थे कि हाँ 1 किलो या 1 कुंटल बनाने में इतनी लागत आएगी, इतनी चीनी होगा, इतने में ये बिकेगा, फिर इसमें हमको कितना प्रॉफिट आएगा। कड़ी मेहनत और पर्याप्त अनुभव से इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद से पर्याप्त धन अर्जित होने लगा। इससे उत्साहित होकर इन्होंने करीब 8 एकड़ भूमि पर आंवले के बाग का विस्तार किया। आज प्रतापगढ़ के कुछ उन्नतशील किसानों ने आंवला उत्पाद से बनी चीजों को बाजार में बड़े स्तर पर स्थापित किया है। इसी क्रम में गायत्री सिंह ने भी घर पर स्थापित छोटे स्तर से ऊपर उठकर एक बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर खोला है, जिसमें आंवला से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इंसान के हौसले बुलंद हों तो क्या नहीं किया जा सकता, जैसा कि प्रतापगढ़ की गायत्री सिंह ने कर दिखाया। तो भी आपने देखी आंवले के ऊपर ये हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं हमारा पशुधन की। पहाड़ी और छोटे किसान जिनके पास भूमि बहुत कम है या फिर वो भूमिहीन है, उनके लिए भेड़ पालन किसी वरदान से कम नहीं है। इससे वो अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। खास बात यह है कि भेड़ पालन न सिर्फ ऊन के लिए किया जाता है बल्कि साथ ही मांस के लिए भी इसको पाला जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं आप भेड़ पालन। पहाड़ी और भूमिहीन किसानों के लिए भेड़ पालन काफी अच्छा व्यवसाय है। भेड़ से न सिर्फ ऊन मिलता है बल्कि इनसे दूध और मांस की पूर्ति भी होती है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कम से कम लागत की जरूरत होती है। पहाड़ी इलाकों में इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है।
भेड़ों के होंठों की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि फसल कटाई के बाद बची गांठों को खाने में अनुकूल होते हैं। इस तरह ये फसल अवशेष को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखती है। लगभग हर तरह की जलवायु में भेड़ पालन किया जा सकता है। भारत में 30 से 40% भेड़ें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से भेड़ की नस्ल का चयन करना चाहिए। हमारे यहाँ पाई जाने वाली मुख्य नस्लें हैं गद्दी, मुजफ्फरनगरी, जालोनी, गुरेज, पुंछी, करनाहा, बनपाला, कश्मीर मेरिनो भेड़। ये भेड़ें देश के अलग अलग स्थानों में पाली जाती हैं। इनका आहार भी बहुत सरल होता है। भेड़ें ज्यादातर घास खाना पसंद करती है। घास की कई प्रजातियां हैं जो भेड़ों द्वारा पसंद की जाती हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से लाभ लेने के लिए भेड़ों को चराई के अलावा विशेष आहार दिया जाता है जो उसकी आयु के हिसाब से होता है। एक वयस्क भेड़ के आहार में घास, साबुत मक्के और चारे पर आधारित रखते हैं। इसके साथ ही कम से कम 7 से 8 घंटे चराई करानी चाहिए। इसके अलावा पशु चिकित्सक से संपर्क कर सही मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। भेड़ों के रहवास की बात करें तो 12x15 का स्थान 50 से 60 भेड़ों के लिए पर्याप्त होता है। भेड़ों के खुर बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए कमरे या रहने के स्थान का फर्श कच्चा होना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए समय समय पर टीकाकरण भी करना चाहिए। औसतन एक भेड़ से साल में 2 बार मार्च और अक्टूबर में ऊन लिया जा सकता है। साथ ही अच्छी किस्म की भेड़ से साल में 2 बार बच्चे होते हैं, जिससे भेड़ों की तादाद में इजाफा होता है। भेड़ के रहने का स्थान बेहद सरल होता है। आवास पर साफ सफाई का ध्यान रखें। बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कराएं। एक भेड़ से साल में 25 बार मिलता है ऊन। इस तरह कम खर्च पर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। भेड़ पालन कम व्यय पर ज्यादा मुनाफा देता है। साथ ही ये व्यवसाय भूमिहीन या छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का बेहतर विकल्प है। तो भी आपने देखी भेड़ पालन पर यह खास रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हो गया है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का, यानी इस माह अपने पशुओं को लेकर आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि वो स्वस्थ रहें। आइए देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंह पका खुरपका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इन बातों का आप ध्यान रखिए ताकि आपके पशु स्वस्थ रहें। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कामयाब किसान की दास्तान की। कामयाब किसान की दास्तान में आज फिर हम आप तक ऐसे ही किसान की कहानी पहुंचाने वाले हैं जिन्होंने अपनी लगन, इच्छा शक्ति और मेहनत से असंभव को संभव कर दिखाया और अपनी मंजिल तक पहुंचे और बन गए हमारे आज के कामयाब किसान। तो आइए दिखाते हैं आज के कामयाब किसान की दास्तान। कैसा महसूस करेंगे आप अगर यदि आप खेतों के बीचों बीच हरियाली में बने इको फ्रेंडली हाउस में बैठे हो और आपको जो भोजन दिया जाए वो भी पूरी तरह जैविक हो। अगर आप वाकई इसे जीना चाहते हैं तो आपको राजस्थान के सीकर जिले के कठरायल गांव में जाना होगा, जहां कान सिंह निर्वाण ने अपने खेत में ये तमाम इंतजामात किए हैं। परंपरागत खेती छोड़ आज वो जैविक खेती कर लाभ कमा रहे हैं। अलग सोच को रूप देते हुए कान सिंह और उनकी पत्नी जैविक तरीकों से फल, सब्जियां, मसाले और अनाज उगा रहे हैं। अपने खेत को इको टूरिज्म के हब के तौर पर विकसित किया है। उनके खेतों में उगने वाली फसल और प्रसंस्करण कर वो ग्राहकों तक जैविक उत्पाद भी बेच रहे हैं। इसके लिए बकायदा उन्होंने अपने खेतों में प्रसंस्करण इकाई लगा रखी है। आज जो तस्वीर है उसके बनने की कहानी काफी संघर्षपूर्ण है। वो बताते हैं कि पहले हालात ऐसे ना थे। उनके पास करीब 8 एकड़ पुश्तैनी जमीन है, लेकिन वो जिस गांव में रहते हैं वहां पर पानी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस वजह से वो अपनी जमीन में खेती नहीं कर पाते थे। यही मजबूरी उन्हें 2004 में गांव से सीकर जिला ले आई। उन्होंने सोचा कि यहीं एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन कम शिक्षित होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी और वे वापस अपने गांव आ गए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अगर मेहनत ही करनी है तो अपने खेत में ही करें। इसी विचार को कामयाब करने के लिए दोनों जी तोड़ मेहनत करने लगे। उनकी पत्नी ने गौ पालन शुरू किया और गाय के गोबर और मूत्र से जैविक खाद बनानी शुरू कर दी, जिसका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगे और इससे खेतों में पैदावार होने लगी। इसी दौरान सीकर जिले में अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम कर रही थी जो विदेशी छात्रों को राजस्थान की कला और संस्कृति का अध्ययन कराने आई थी। उस समय कान से खेतों में ही रह रहे थे तो उन्हें एक समूह की जिम्मेदारी दे दी गई कि हम उन्हें अपनी जमीन और खेती के बारे में बताएं। वो छात्र करीब 1 से 1.5 सप्ताह रहे, लेकिन हमें उन्हें किसी और की हवेली में ठहराना पड़ा। तभी उन्हें होम स्टे बनाने का ख्याल आया। एक कारीगर की मदद से कान सिंह और उनकी पत्नी ने खुद मेहनत करके इसे बनाया, वो भी खेत और आसपास की चीजों से। उनके होम स्टे की सबसे अच्छी बात ये है कि उनके अतिथियों के खाने की सभी चीजें भी उनके खेत में उपजाई जाती है, वो भी पूरे जैविक तरीके से। ये मेरा फार्म है, यहाँ पे मैं गौ आधारित खेती करती हूँ और इस खेती को करते हुए मुझे 13 या 14 साल हो गए। पहले मुझे भी पता नहीं था कि गौ आधारित खेती कैसे होती है। जब मैंने अपने हाथ से गौ पालन किया और इसके गाय के दूध और गोबर से खेती करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि इसके कितने फायदे हैं। मेरे पास में 13 देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग
गो आधारित प्राकृतिक खेती सीखने, देखने और समझने के लिए आते हैं। मेरे पास में जितने विद्यार्थी सीखने आते हैं उनसे मैं 25 पैसे भी किसी तरह का कोई भी जो है उनसे नहीं लेता हूँ। खाना पीना रहना सब चीज़ें मैं उनको फ्री उपलब्ध कराता हूँ। उनकी ये जैविक खेती उन्हें मुनाफा भी दे रही है। वो बताते हैं कि जैविक तरीके से उगाया गया गेहूं करीब 55 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। इसके अलावा कान सिंह जैविक खेती के हुनर भी सिखाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान वो लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था खुद ही करते हैं। इसके एवज में वो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, बस प्रशिक्षकों को उनके साथ खेतों में श्रम करना होता है। आज इनकी खेती का दायरा 8 एकड़ से बढ़कर 35 एकड़ हो गया है। उनके खेत में विभिन्न प्रकार के फल भी लगे हैं। वो मौसमी सब्जियों के साथ साथ औषधियों की खेती भी करते हैं। वो कहते हैं कि इनके इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी पत्नी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। धनिया चंदन लगा दिए। मैंने यहाँ जो है आंवला, अनार और नींबू के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। बील है और लेशवा है और केला है, अनार है और संतरा है, मौसमी है। इस तरह के करीब जो है 25 प्रजाति के पेड़ टोटल मैंने मेरे यहाँ लगा रखे। सहजन हमने बहुत शानदार तरीके से लगा रखी है। और ये सब के सब पेड़ जो हैं वो अब फल देने लग गए हमें, और 25 तरह के फल हमें बाजार से नहीं लाने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक किसान के खेत में 10वें हिस्से में जंगल होना चाहिए। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप भी इनसे जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। इसी के साथ ही गांव किसान के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आज के कार्यक्रम में खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं हमारे किसान उन्हें जरूर कृषि में इस्तेमाल करेंगे और लाभ लेंगे। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।